हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाइए, शुरू किया जाए आज की क्लास। बिहार शिक्षक बहाली 2023। दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और यहाँ पर लगभग दोस्तों आपका 200 से प्लस आपका क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है, पूरा देखना है आपको, शुरू से अंत तक देखना है। फिर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन जो भी है आज के बाद आपको दूर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का सेशन। और ये एनसीईआरटी एससीईआरटी पर बेस्ड है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7857824310। जी हाँ, ये हमारा नंबर है दोस्तों, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, है ना। 3 बजे से आपकी डेली क्लास होती है। ये टेस्ट नंबर है आपका 35। इसके पहले हम दोस्तों 34 टेस्ट आप लोग का कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। 34 टेस्ट आप लोग का कंप्लीट करवा दिए हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से करवाया गया है। जिसमें आपको हिंदी भी 4-5 टेस्ट करवाया गया है ना। तो हिंदी भी आपको, क्योंकि पास करना तो हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसमें 30 नंबर लाना है आप लोग को, है ना। तो बस हिंदी भी बीच बीच में हम करवाते रहते हैं, ताकि आप लोग का हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन प्रश्न यहाँ पर 50 रहेगा, और उससे संबंधित लगभग 200 से ज़्यादा सवाल जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना। ऐसा नहीं कि कोई फालतू सवाल, ऐसा सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा आपका। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज की क्लास। ये हमारा नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। यहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिलेंगे 1 to 5 के लिए, और आपका 9-10 सामाजिक विज्ञान के लिए, ठीक है। 9-10 सामाजिक विज्ञान की भी आपकी पूरी तैयारी चल रही है, जहाँ 9 बजे रात में दोस्तों डेली आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है ना। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए हैं, 6 से लेकर के 10 क्लास तक पूरा डिटेल से पढ़ा दिया गया है। आप नहीं पढ़ें तो पढ़िए भाई साहब, समय नहीं है। और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया है, उसका पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आपको भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, मिल जाएगा वहाँ पर, है ना। हिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी, इकोनॉमिक्स का भी, और आपका ज्योग्राफी का भी, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। यही हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 499। इस पर मात्र चार्ज है, 1 टाइम आपको पे करना होगा। और जो भी पे करेंगे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, और प्रीवियस का सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना मैं आपको बताऊंगा, है ना। और थोड़ा सा आप लोग वेट करना है, ठीक है। ये जो चैनल है हमारा, ये चैनल अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए मैं एक नया बना रहा हूँ, ठीक है। आप सभी का क्लास किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होगी, है ना। लेकिन एक बहुत दुख की बात बताना रहा हूँ कि ये चैनल कुछ दिन के बाद आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक नया चैनल बनाऊँगा, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। और मैं आप लोग को दे दूंगा उसका लिंक भी और उसका सारा चीज़, ठीक है। कुछ कारणवश ये यूट्यूब के द्वारा ये बंद किया जा रहा है ना। तो पता नहीं क्या कारण है। मैं अब कुछ दिन के बाद, है ना, अभी आप लोग का क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। वो सारा मैं देख लूँगा, है ना। वो सारा चीज़ मैं आप लोग को कर दूंगा, उसके लिए आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। वो हमारी परेशानी, वो हमारी दिक्कत है, मैं सब चीज़ सही कर लूँगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, चलिए कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कौन सा पदार्थ जो है वो तंबाकू में मौजूद होता है ना। कौन सा जो पदार्थ है वो तंबाकू में होता है। दोस्तों, तंबाकू खाने वाले लोगों के लिए एक है कि आप लोग ये सब चीज़ नहीं खाइए, इसमें इसको खाने से कैंसर होता है। बहुत सारे लोग खाते हैं, पता नहीं, और इसको खाने से क्या उनको मिलता है हमको ही नहीं समझ में आता, है ना। अगर वो डेली 10 रुपया अगर बर्बाद कर रहे हैं तंबाकू खाने में, गुटखा खाने में, पान खाने में, 10 रुपया क्या, कम से कम दोस्तों 50 रुपया लोग बर्बाद करते हैं। अगर 50 रुपया अगर आप बचाते हैं डेली, है ना, तो आपके घर में 1 केजी दूध आ सकता है 50 रुपये में, समझ रहे हैं ना। और 1 केजी दूध आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप 50 रुपये का डेली तंबाकू, बीड़ी, खैनी, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या खा खा के, दारू पी करके आप बर्बाद कर देते हैं, कम से कम मिनिमम 50 रुपये ले रहे हैं, है ना। खाने वाले तो 500-500 का खा रहे हैं डेली, पी रहे हैं, है ना। लेकिन कम से कम 50 रुपीज़ एक एवरेज है जो लोग ये बर्बाद कर देते हैं, है ना। महीने का कितना हो जाता है, 1500 रुपया हो जाता है दोस्त,
है ना। साल का कितना हो जाएगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको आपको छोड़ देना चाहिए, ये बहुत ख़राब चीज़ है ना। आप खाइएगा, आपके बच्चे देखेंगे, बच्चे फिर धीरे धीरे शुरू करेंगे, इसीलिए ये सब चीज़ों से दूर रहनी चाहिए, ठीक है। मैं ये सब चीज़ों से हज़ार कोस दूर रहता हूँ, यहाँ तक कि मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, कॉफ़ी भी नहीं पीता हूँ, है ना। ये सभी चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब चीज़ है, वो अच्छी चीज़ नहीं है ना। चाय भी एक प्रकार का नशा ही है ना। तो वो भी क्या है, वो भी खराब चीज़ है आपका। प्रश्न हमारा ये है कि तंबाकू, है ना, कौन सा पदार्थ जो है वो तंबाकू में पाया जाता है। वो पाया जाता है दोस्तों आपका निकोटिन, है ना। क्या पाया जाता है, निकोटिन। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं हम लोग। तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं दोस्तों आपका 31 मई को, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। तंबाकू का जो पौधा है दोस्तों, ये किस परिवार से आता है ना, तो सेलिनेसी परिवार से आता है ना। सोलिनेसी परिवार का ये पौधा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। और चाय में क्या पाया जाता है, तो चाय में थीन पाया जाता है, ठीक है। चाय में क्या पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है। ये सभी सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है ना। आँख का एक विकार है, तो आँख का जो विकार है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, है ना। पीलिया थोड़ी है, गठिया भी नहीं होगा, साइनस भी नहीं होगा आपका, है ना। निकट दृष्टि दोष है, ये आपका आँख का विकार है। और इसी को मायोपिया कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं, मायोपिया, ठीक है। इसी को कहते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को, आँख को आपका, ठीक है जी। चलिए, अब आपको बताना है कि निकट दृष्टि जो दोष है दोस्तों, इसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में के लिए आप लोग अवतल लेंस का करते हैं ना, अवतल लेंस। और इसमें जो लेंस होता है वो -D होता है आपका, ठीक है, माइनस में होता है आपका। और डी होता है दोस्तों, मतलब डायोप्टर हम लोग लेंस के रूप में भी उपयोग करते हैं आपका, ठीक है जी। तो मायोपिया इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो निकट की जो वस्तुएं हैं ना, वो आपको स्पष्ट दिखेगा निकट दृष्टि दोष में, और दूर की वस्तुएं आपको धुंधला दिखेगा, तो उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसको दूर करने के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। हमारा भी जो आंख में प्रॉब्लम है वो भी इसी प्रकार का है। निकट की वस्तु हम आराम से पढ़ लेते हैं, पेपर है, किताब है, मोबाइल है, सारा चीज चला लेते हैं। जब दूर का देखते हैं ना, तो धुंधला दिखता है, हमें भी यही प्रॉब्लम है। तो हमारे अंदर भी क्या है, आपका निकट दृष्टि दोष है। यानी कि हम जो चश्मे लगाए हैं, ये भी आपका अवतल लेंस का ही है ना। और -3 लगभग हमारा ये आपका इसका लेंस का पावर है आपका, ठीक है। चलिए जी, पीलिया रोग किससे संबंधित है दोस्तों। पीलिया रोग जो है दोस्तों, ये आपको किसको प्रभावित करता है, तो लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया किसको प्रभावित करता है जी, लीवर को। पीलियम क्या होता है, हमारा जो बॉडी है, शरीर है, वो पीलापन हल्का सा हो जाता है। गठिया में क्या होता है दोस्तों, तो गठिया में होता है, जोड़ों में तेज दर्द होता है आपका गठिया में, है ना। पैर में होता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं। भाई साहब, है ना, ये जो आपका पक्षी है ना, बहुत ही चालाक पक्षी है, और अपना घोंसला में अंडा नहीं देकर के दूसरे के घोंसला में अंडा दे देता है। बताइए, सोच लीजिए, है ना। तो ये है आपका कोयल, है ना। ये है दोस्तों आपका कोयल, जो अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोयल। यानी कि कोयल जो है आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है। कोयल जो है अपना घोंसला बनाती ही नहीं है ना। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल पक्षी जो है दोस्तों, ये एप्स से संबंधित है, यानी वर्ग से संबंधित है ना। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पक्षी के अध्ययन को नोट कर लेना है, अर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, अर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों को अध्ययन को, ठीक है। अर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को आपका, ठीक है जी। चलिए, जैसे कबूतर है, तो कबूतर किस चीज का प्रतीक है, तो कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। एक अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य, आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है दोस्तों, ये आपका गोवा राज्य में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, गोवा में है, याद रखिएगा, आपको गोवा राज्य में है आपका। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 4 नंबर। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। किस स्थिति में हम दोस्तों कमरे के टेम्परेचर पर पानी को उबाल सकते हैं, अत्यधिक दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर, निम्न दाब पर, या उच्च दाब पर। क्या होगा,
4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आंसर हो जाएगा निम्न दाब पर, है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि निम्न दाब पर हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। ठीक है जी, याद रखना है। दाब बढ़ने से क्या होता है, तो क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं दोस्तों, बताइए कमेंट करके। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, वायुमंडलीय, है ना, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं हम लोग बैरोमीटर से। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को, याद रखिएगा आपको। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, बताइए दोस्तों, हेलिटोसिस को किस नाम से जाना जाता है। हेलिटोसिस मतलब ये होता है ना सांस की दुर्गंध, है ना। बहुत सारे लोगों का मुंह से दुर्गंध आता है, कारण क्या है, वो ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं, अच्छे से साफ नहीं करते हैं, है ना, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, उसके मुंह में चावल आटा कुछ भी खाता है ना तो फंसे रह जाता है, उसी से फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है और वो बदबू देता है आपका। ठीक है, तो वैसी को कहते हैं दोस्तों हेलिटोसिस आपका। ठीक है, और ये सांस की दुर्गंध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सांस की दुर्गंध आपका। ठीक है, सांस की दुर्गंध हो जाएगा आपका हेलिटोसिस, है ना, या फिर मुंह से दुर्गंध आप कह सकते हैं हेलिटोसिस, है ना। मुंह को अच्छी तरीके से साफ कीजिएगा तो दुर्गंध आना फिर बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, कह रहा है कि दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। तो दो सतहों के अनियमितताओं का क्या होता है जब स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग, यानी कि दो सतहों के नियमितताओं का इंटरलॉकिंग होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए वीडियो को लाइक कर देना है सभी लोगों को, है ना। आप लोग को दोस्तों एक दूसरे आपका लिंक मिल जाएगा, उस YouTube से आप जुड़ जाइएगा, है ना, वो भी हमारा ही रहेगा आपका, है ना। और क्योंकि ये जो YouTube है ये ख़राब हो गया है अब, ठीक है, ये जो चैनल है हमारा इसमें कुछ गड़बड़ी आ गया, हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है ना, कोशिश कर रहे हैं, अगर सुधर गया तो ठीक है ना, लेकिन अगर नहीं सुधरा तो उसके लिए आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लास चलेगा, दूसरा YouTube है वो हमारा ही रहेगा आपका, और उसी पे फिर सारा क्लास आपका चलेगा, इस पर भी चलेगा, लेकिन इसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर कुछ अभी प्रॉब्लम आ चुका है ना यूट्यूब की तरफ से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, बताइए दोस्तों, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है कौन सा, कौन सा अधातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक है, वो है आपका ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट जो है एक अधातु है और ये सुचालक होता है, ये ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। चलिए, सब सर्वाधिक ऋणात्मक दोस्तों क्या होता है, तो सर्वाधिक ऋणात्मक आपका फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो है वो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होता है ना। और ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव व्यवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन के बारे में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, आपका 8 नंबर सवाल है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कौन सी गैस है जिसका ऊर्जा जो मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, वो है आपका हाइड्रोजन, है ना। वो कौन सा गैस है दोस्तों, हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, हाइड्रोजन वो गैस है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुत्ते के काटने से, भाई साहब बहुत सारे लोगों को कुत्ता काटा भी होगा जो देख रहे हैं, है ना। तो कुत्ते के काटने से, जब कुत्ता काटता है तो पेट में बड़ा बड़ा सुई लगता है ना। कुत्ते के काटने से दोस्तों 14 सुई लगता है इंजेक्शन पेट में, है ना। तो कुत्ते के काटने से होता है आपका रेबीज, ठीक है, रेबीज होता है आपका कुत्ते के काटने से। राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जब कुत्ता काटता है ना तो सुई जरूर लगवाना चाहिए, नहीं तो आप भी कुत्ते की तरह आप भौं भौं फिर करने लगिएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, चलो प्रश्न नहीं, मैं इसमें कुछ और बता दूं, जैसे कि विटामिन सी, है ना। विटामिन सी हमारा है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, याद रखना है, आपको याद होगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है ना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। ये सारे चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न नंबर है 10 नंबर, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। जी हाँ, जब जैसे ही आप आकाश में देखते हैं, आसमान में देखते हैं तो नीला दिखता है दोस्तों, रीजन क्या है, कारण क्या है वो,
है ना। तो इसका कारण क्या है, कारण ये है कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। यानी कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग का तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है जी, याद रखना है ना। एक सवाल आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकीर्णन से कौन कौन सी क्रियाएं होती है, आप नोट कर लेना है ना। प्रकीर्णन से, है ना, प्रकीर्णन से बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे कि आसमान का नीला दिखाई देना, ये भी प्रकीर्णन के वजह से होता है। आपको अगर ऑप्शन में प्रकीर्णन रहता है तो आप मार सकते थे, है ना। चलिए, और आपका क्या होता है, तो जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उस समय लाल दिखाई देता है ना। तो ये भी कारण होता है प्रकीर्णन के वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका 11 नंबर, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। देखिए, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है ना, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम। पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या होता है ना, ये मतलब कि शुरुआत से चलते आ रहा है, जैसे परंपरा से चलते आ रहा है, मतलब कि अगर ये पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम कह सकते हैं हम, मतलब कि अगर ये एक बार समाप्त हो गया तो फिर इसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा साल लग जाता, बहुत ज़्यादा समय लग जाता। अब जैसे कोयला है आपका, है ना, एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम है ना, कोयला है आपका, पेट्रोलियम हो गया आपका, है ना। तो ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है दोस्तों, प्राकृतिक गैसें है, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी दोस्तों आपके अनवीकरणीय स्रोत है। यानी कि इसको हम बार बार नया नहीं कर सकते हैं ना, तो इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा गैर नवीकरणीय, है ना, गैर नवीकरणीय हो जाएगा पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम आपका। ठीक है जी, चलिए हमको आप जवाब दीजिएगा कि ये तो गैर नवीकरणीय, आपको पता चल गया कि ये हो जाएगा पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम। अब बताइए कि नवीकरणीय जो स्रोत है वो कौन कौन से है, ये एक सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि सौर ऊर्जा, है ना, सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है क्या वो कभी समाप्त होगी, नहीं होगी। भूतापीय ऊर्जा, है ना, भूतापीय जो ऊर्जा है उससे भी, वो भी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी। पवन ऊर्जा, हवा चलना कभी बंद होगा, नहीं। तो पवन से जो ऊर्जा हम लोग बनाएंगे वो भी आपका क्या है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वार, तो ज्वार से जो हम ऊर्जा बनाएंगे वो भी नवीकरणीय। जल, जल भी हमेशा रहेगा पृथ्वी पर, ऐसा बात नहीं है, हमेशा जल रहेगा, है ना, क्योंकि जल सीमित है। आज से जितना 1000 वर्ष पहले जल था उतना ही आज भी जल है आपका, है ना, नहीं जल कमा है और नहीं जल बढ़ा है। ठीक है, तो जल भी क्या है आपका, उतना ही है, और जल से जो हम ऊर्जा बनाएंगे वो भी नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है आपका 12 नंबर। 12 नंबर है कि किसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी का कारण बनता है। तो अभी आपको बताए थे कि विटामिन सी, है ना, विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपका, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है ना, बताए थे ना। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है दोस्तों, पैलेग्रा रोग होता है, याद रखिएगा, विटामिन B3 से पैलेग्रा नामक रोग होता है आपका, है ना, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, सूखा रोग जिसको कहता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है ना। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 13 नंबर, काली खांसी को क्या कहते हैं भाई साहब। काली खांसी को पर्टूसिस कहा जाता है, क्या कहते हैं, पर्टूसिस कहते हैं काली खांसी को। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पर्टूसिस। ठीक है, काली खांसी क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को पर्टूसिस करते हैं। ये रूबेला जो है ना, रूबेला क्या होता है, तो रूबेला दोस्तों एक विषाणु जनित रोग है ना। रूबेला जो आपका रोग है ये विषाणु जनित रोग है, पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये विषाणु के वजह से होता है रूबेला आपका। ठीक है, रूबेला रोग में क्या होता है, तो हल्के चकते चकते हो जाते हैं शरीर पर, बुखार लग जाता है, ये सारे कारण है आपका, है ना। चलिए, और चेचक जो होता है दोस्तों ये भी वायरस से ही होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की, मशरूम की सब्जी तो खाए होंगे सब लोग, अरे बहुत मजा आता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अरे तो मशरूम क्या है, तो मशरूम दोस्तों एक कवक है। मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है। और इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये पर्णहरित रहित होता है ना, संवहन उत्तक रहित होता है, ये सारे इसके विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपके, प्रश्न नंबर है 15। कह रहा है कि एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है ना। जब देखते हैं ना कि ये तो हॉस्पिटल में होता है, जो लोग डॉक्टर का पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए जो एक मृत मानव होता है उसको मतलब कि
पढ़ाई मतलब अध्ययन करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए दोस्तों, है ना, विच्छेदन और अध्ययन करने के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या दिया गया है उसको, तो उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं आपको ऑटोप्सी, है ना, उसको क्या कहते हैं जी, ऑटोप्सी नाम दिया गया। यानी कि एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून का नाम जो है वो ऑटोप्सी है, याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, ऑटोप्सी। ठीक है, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 16 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भोजन में किसकी उपस्थिति परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, बताइए। भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, तो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है ना। भोजन में स्टार्च दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, भोजन में स्टार्च की उपस्थिति परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं, ध्यान रखना है। ठोस आयोडीन का रंग जो होता है वो बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। आयोडीन जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है दोस्तों, तो पुनरावृत्ति कहलाती है प्रतिध्वनि कहलाएगी, और क्या कहलाएगी, है ना, पुनरावृत्ति क्या कहलाएगी, प्रतिध्वनि कहलाएगी, आपका ध्यान रखना है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, तो श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वो 17 मीटर होनी चाहिए। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, है ना, कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर दूरी होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दोस्तों, चलते हैं आपका 18 नंबर। प्रश्न है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब देखिए, जानवरों के पर्यावरण के साथ जो संबंध का अध्ययन को हम, इसी को तो इकोलॉजी कहते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, इकोलॉजी। इकोलॉजी दोस्तों पारितंत्र के अध्ययन का ही विज्ञान है आपका इकोलॉजी। ठीक है, पारितंत्र जो है ये पारिस्थितिकी की कार्यात्मक इकाई होती है ना। वन जो है ये पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे के उत्पादक होते हैं। ठीक है जी, चलिए ये चीज आप समझ गए। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, बताइए, वो कौन सा हार्मोन होगा मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसुलिन। जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंसुलिन हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। इंसुलिन प्रोटीन से निर्मित हार्मोन है ना, इंसुलिन प्रोटीन से निर्मित हार्मोन है, ध्यान रखना है ना। किससे निर्मित होता है, प्रोटीन से आपका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है ना। तो ऑप्टिकल लेंस किस में नहीं होता है, अब देख लीजिए, आपका पेरिस्कोप में तो रहेगा ऑप्टिकल लेंस, माइक्रोस्कोप में भी रहता है ऑप्टिकल लेंस, और टेलीस्कोप में भी रहता है, स्टेथोस्कोप में रहता है। और स्टेथोस्कोप तो डॉक्टर लोग यूज करते हैं ना, स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप में दोस्तों ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है जी, है ना, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। टेलीस्कोप का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं दोस्तों दूर की वस्तु को देखने के लिए, है ना। और माइक्रोस्कोप का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक लोग इसका प्रयोग करते हैं, हम लोग की जरूरत का चीज नहीं है ये सब। अगला प्रश्न है 21, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है ना। फाइबर आपके शरीर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें होता है सेव में दोस्तों, है ना, इसीलिए सेव खाना चाहिए। सेव में क्या होता है, आपका फाइबर होता है ना। आम जो होता है ना, आम में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, विटामिन ए होता है। अभी आम का सीजन है तो खूब आम खाइए दबा दबा के। ठीक है, मौसमी फल खाना चाहिए, अभी सेब का समय नहीं है, सेब का समय आएगा ठंडा में, तो सब सेब खाइएगा आपका, उस समय आपका और भी ठंडे जो फल होते हैं, है ना, ठंडे के दिनों में वो आप खाइएगा, है ना, जैसे कि आपका अंगूर है, सेब है, ठीक है, ये सभी होता है, संतरा है, ये सभी ठंडे के दिनों में होता है। मौसमी फल खाइएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। अभी मौसमी फल है क्या चीज़ का, तरबूज का, है ना, अभी खीरा ककड़ी का है आपका, है ना, आम का है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ खाइए आपका। ठीक है जी, चलिए
अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर कि रक्त में तरल भाग को क्या कहते हैं। जो रक्त में तरल भाग होता है उसी को तो प्लाज्मा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को तो प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त प्लाज्मा की कुल रक्त का लगभग कितना होता है, तो 55% होता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा जो है वो कुल रक्त का कितना होता है, 55% होता है। आपका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर कि कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। वो कौन सा पोषक तत्व है जो भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगा, तो वो है दोस्तों आपका वसा। क्या है जी, तो वो है आपका वसा। और वसा का मुख्य अवयव वसीय अम्ल है ना, ध्यान रखना है। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो 1 ग्राम वसा में दोस्तों 9.3 है ना, 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है आपका। ठीक है जी, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हर्ट्ज के बराबर है। बताइए हर्ट्ज के बराबर कौन सा है। हर्ट्ज के बराबर कौन सा है, क्या होता है हर्ट्ज, यानी कि प्रति सेकेंड है ना। प्रति सेकेंड जो है वो हर्ट्ज के बराबर है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर है ना। चलिए, जैसे आपका कुछ भौतिक राशि है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि वेग, तो वेग की इकाई क्या होता है, वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड है ना, वेग वाला। त्वरण की इकाई क्या होती है दोस्तों, बताइएगा। त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का आपका। समय का क्या होता है जी, समय का क्या होता है इकाई, तो सेकेंड होता है एस। जिसमें शक्ति का क्या होता है बताइएगा, है ना। शक्ति का क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड हो गया है ना, जूल सेकेंड, या फिर इसी को आप वाट कह सकते हैं। ठीक है, तापमान के क्या होता है, तापमान का के होता है केल्विन है ना, तापमान का के यानी कि केल्विन। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सोडियम को किस में संग्रहित करते हैं, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जो सोडियम होता है दोस्तों उसको किस चीज में हम रखते हैं। देखिए सोडियम किस चीज में रखा जाता है आपको बताना है। तो सोडियम जो रखा जाता है वो मिट्टी के तेल में रखते हैं ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। मिट्टी के तेल में रखते हैं आपका सोडियम दोस्तों। ठीक है, मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। सोडियम क्या है, तो अत्यंत सक्रिय तत्व है और जिसके कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, सोडियम जो होता है ये धातु जो है दोस्तों ये पानी से हल्का होने के कारण पानी पर तैरने लगता है ना, इसीलिए इसको हम कहाँ रखते हैं, तो तेल में रखते हैं, केरोसिन तेल में। अगला प्रश्न है कि किस बीमारी की रोकथाम सॉल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। देखिए सॉल्क वैक्सीन जो बीमारी है इसमें हम लोग पोलियो है ना, पीलिया नहीं पोलियो, तो पोलियो के रोग के लिए दोस्तों कौन सा वैक्सीन लगता है, साल्क वैक्सीन है ना, शाल्क वैक्सीन लगता है पोलियो के रोकथाम के लिए। आपका जो आंसर हो जाएगा पोलियो, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, पोलियो बीमारी की रोकथाम के लिए शाल्क वैक्सीन लगवाते हैं, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। अगला है संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखिए संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है संवेग बराबर। ठीक है जी, द्रव्यमान गुने वेग होता है ना, यानी कि द्रव्यमान का मतलब एम और वेग का मतलब भी है ना, तो एम गुने भी होता है और संवेग मतलब पी बराबर एम गुने भी होता है। बल बराबर क्या होता है बताइए, बल बराबर यानी कि एफ यानी कि फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान है ना गुने त्वरण यानी कि ए, यानी कि एम गुने ए हो जाएगा त्वरण आपका। कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्क, यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यानी कि कार्य, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन, बल मतलब एफ गुने विस्थापन मतलब एस, यानी कि एफ गुने एस होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए कोई एक तरल चीज है जिसको गैस में परिवर्तित कर देते हैं है ना, तो वाष्पीकरण इसको कहेंगे। और क्या कहेंगे, जैसे पानी है तो पानी क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया की वजह से क्या होता है, हवा में उड़ जाता है, आकाश में चला जाता है, फिर ये घनीभूत होकर के दोस्तों आपका बादल बनता है, फिर बूंद के रूप लेता है और धीरे धीरे फिर से पृथ्वी पर आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाष्पीकरण हो जाएगा आपका। ठीक है, वाष्पीकरण के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, तो जल की उपलब्धता होनी चाहिए, तापमान होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, हवा की गति होनी चाहिए, बादलों का आवरण होनी चाहिए। तो ये सारे चीज है वाष्पीकरण के लिए
उत्तरदायी चीज वह है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए पौधे के विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उर्वरक लगाते हैं, है ना, खाद छींटते हैं, तो उर्वरक हो जाएगा आपका आंसर, है कि नहीं। सोचने वाली क्या बात है इसमें, उर्वरक यानी कि खाद का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब कोई चीज आप खेत में रोप दिए, वो नहीं बढ़िया से हो रहा है, उसमें कीटाणु लग रहा है, जीवाणु लग रहा है, फंगस लग रहा है, तो क्या करते हैं हम उसमें उर्वरक यानी कि खाद पानी देते हैं उसमें, ताकि वो चीज हमारा सही रहता है। तो आंसर हो जाएगा उर्वरक आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर सवाल 30 नंबर है कि 30 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि खाली स्थान में भरना है, पोषक को साधारण और कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको दोस्तों, तो स्वपोषी पोषक को, है ना, स्वपोषी, जी हाँ, आपका खाली स्थान पे जो आएगा वो स्वपोषी पोषक को साधारण और स्वपोषी पोषक को साधारण और साधारण अकार्बनिक, है ना, साधारण और यहाँ अ हो जाएगा दोस्तों, अकार्बनिक होगा, अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बन अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के होते हैं, बताइए ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों। 31 का आंसर क्या होगा। देखिए ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं एक प्रकार के वसा होते हैं, क्या होते हैं जी, वसा होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, और वसा है ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है एक प्रकार के क्या है, वसा है ना, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये रक्त में पाया जाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, तो रक्त में, और इसकी अधिकता से क्या होता है, तो हृदय रोग होता है ना। ट्राइग्लिसराइड्स की अधिकता की वजह से क्या होगा, तो हृदय रोग होगा, है ना जी, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है ना, ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का एक जो पारंपरिक स्रोत है वो जीवाश्म स्रोतों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कोयला हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो 32 का आंसर हो जाएगा कोयला, और पेट्रोलियम अगर ऑप्शन में रहता तो पेट्रोलियम ही हो जाता, है ना। पारंपरिक स्रोत कौन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, तो ये सभी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, आपका ध्यान रखना है। और ये सभी कैसा ईंधन है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये सभी जो है ऊर्जा का अधिकांश आपूर्ति जीवाश्म ईंधन से होता है। और ये क्या है, अनवीकरणीय है, इसको हम बार बार नया नहीं कर सकते हैं, ये अनवीकरणीय, अगर एक बार समाप्त हो गया तो फिर इसको बनने में हजारों साल लग जाएगा आपका। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न है आपका कि पानी में क्लोरीन की गोलियां मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। देखिए पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए दोस्तों हम लोग क्लोरीनीकरण करते हैं, है ना। पानी में क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर के क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्लोरीनीकरण एक प्रभावी ऑक्सीकारक है। क्लोरीनीकरण जो है दोस्तों ये घरेलू स्तर में पानी के रोगाणु को नष्ट करने के लिए ये उत्तम तरीका होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर का। तो पानी में क्लोरीन की गोलियां मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है, उसको ब्लीचिंग पाउडर का आपका। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 33 का आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, यानी कि पानी में क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर मिला करके क्लोरीनीकरण किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन की गोलियां या फिर ब्लीचिंग पाउडर मिला करके, किसी भी को मिला करके दोस्तों क्लोरीनीकरण यानी कि साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस में द्विबीजपत्री बीज होता है दोस्तों, बताइए। द्विबीजपत्री बीज जो होता है वो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गुलाब, है ना। गुलाब जो फूल है ना, गुलाब का जो फूल है इसमें द्विबीजपत्री बीज होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा द्विबीजपत्री बीज होता है। अब देखिए द्विबीजपत्री का कुछ कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि गाजर है, याद रखिएगा गाजर हो गया आपका, है ना, डेजी हो गया आपका। ठीक है, और इसके अलावा गुलाब हो गया जो आपको अभी बताया गया। तो ये जो है आपको जो पौधे जो है ये द्विबीजपत्री बीज का है। अगला है आपका 35 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षण के रूप में नहीं किया जाता है। जी हाँ, नहीं किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है
तो किसका नहीं प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो बेंजोइक एसिड का तो प्रयोग करते हैं हम लोग प्रतिरक्षा के लिए, सोडियम बेंजोएट का भी परिरक्षण के लिए करते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। डी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका गलत दिया हुआ है, डी नंबर ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं आपका 36 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है 36 नंबर सवाल की। एजी टांसले 1935 में अवधारणा प्रस्तुत की थी। देखिए एजी टांसले के द्वारा दोस्तों 1935 ईस्वी में कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का अवधारणा जो प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो थे आपके एजी टांसले, और कब? तो 1935 ईस्वी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा आपका, ठीक है। एजी टांसले महोदय 1935 ईस्वी में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? बताइए एक कोशिकीय जीव दोस्तों कौन सा नहीं है यहाँ पर, ये आपको बताना है ना। ऑप्शन है पादप, बैक्टीरिया, शैवाल या प्रोटोजोन्स। देखिए पादप जो होता है ना एक कोशिकीय जीव नहीं होता है, ठीक है। पादप जो है दोस्तों ये बहुकोशिकीय है ना। पादप जो है ये बहुकोशिकीय है, ये कोशिकीय नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही है। बहुकोशिकीय पादप और कौन कौन से होते हैं? जैसे सरसों है, गेहूं है, टमाटर है, नीम है, आम है, चीड़ है, देवदार है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये बहुकोशिकीय पादप है आपका दोस्तों, ठीक है जी। तो याद रखना है ना। चलिए आंसर हो गया आपका आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? जड़ कौन सा नहीं है ना? जड़ नहीं कौन सा है? मूली तो जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, टैपियोका भी जड़ है, लेकिन आलू दोस्तों ये जड़ नहीं है। आलू क्या है आपका? तना है ना। आलू का हम लोग क्या खाते हैं? तो तना खाते हैं, जी हाँ। याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका, आलू का तना खाते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? बताइए परजीवी पौधा कौन सा है? पीपल है, अमरबेल है, अंगूर है, मनी प्लांट है। पीपल आपका परजीवी नहीं है, अंगूर भी परजीवी नहीं है, मनी प्लांट भी परजीवी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है अमरबेल, इसको परजीवी पौधा कहते हैं, है ना। अमरबेल जो है क्या है? एक परजीवी प्रकार का है। अमरबेल जो होता है ना एक लता होता है ना, ये लत्ती जैसा होता है। और आप देखिएगा कि अमरबेल जो ये पौधा है आपका ये किसी दूसरे पेड़ पर उग जाते हैं, जैसे बबूल है, कीकर है, बेर है, उस पर दोस्तों आपको दिख जाएगा ये लटका झटकर आपका, है ना। उसी को कहते हैं अमरबेल आपका, ठीक है जी। चलिए आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर अमरबेल बी नंबर। 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है? बताइए पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का जो नाम है दोस्तों वो सिरा विन्यास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको शिरा विन्यास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पत्ती में जो रेखाएं होती है उसको कहते हैं सीरा, है ना। जो पत्ती होते हैं, जो पत्ता होता है उसका जो बीच बीच में रेखा जैसा होता है उसको सीरा कहते हैं, है ना। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, कह रहा है कि बौद्ध, हिंदू, जैन, जी हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ पे विद्यमान है दोस्तों, है ना। बौद्ध भी है, हिंदू भी है, जैन भी है। तीनों धर्म के जो आपके गुफाएं हैं वो जो मिलता है आपको कहाँ मिलेगा? तो ये एलोरा में मिलेगा। और एलोरा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, आपको ध्यान रखिएगा, है ना। एलोरा की गुफाएं कहाँ है जी? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, याद रखिएगा, है ना। ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताना है ना, कि जो बौद्ध है, चैत्य एवं बिहार हिंदू मंदिर और जैन जो देवालय है ये कुल मिलाकर 34 संख्या में पर्वतों को काटकर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, एलोरा में, है ना। एलोरा के कैलाश मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोरा का कैलाश मंदिर, है ना। बताइए कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बताइए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था आपका कृष्ण प्रथम के द्वारा, जी हाँ कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था आपका, है ना जी। चलिए
एक चीज और बताइएगा कि कांची है ना, कांची का जो कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया था, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, है ना, नरसिंह, नोट कर लेना है, नरसिंह वर्मन, है ना, नरसिंह वर्मन जो द्वितीय थे, ये कांची के, है ना, कांची के, है ना, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 42 नंबर। देखिए आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ये जो हमारा कैरियर परिवार है, इसी नाम से आपको एक दूसरा चैनल मिलेगा, है ना, क्योंकि ये चैनल, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ आ गई है, ठीक है, यूट्यूब के द्वारा, और ये कुछ बंद भी हो सकता है, नहीं भी बंद हो सकता, हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बंद हो, है ना, और बंद भी अगर हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, आप सभी के लिए दूसरे जगह प्लेटफॉर्म में आपको क्लास मिलेगा, है ना, हमारा क्लास आप लोग का डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, किन्हीं लोगों का डिस्टर्ब नहीं होगा, चाहे वो प्रधान शिक्षक का हो, बीपीएससी का हो, है ना, या सीटेट का हो, बीटेट का हो, जो तैयारी हमारे द्वारा चल रही है वो हमेशा चलते ही रहेगी, ठीक है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आ गया है तो बाद में और ज़्यादा दिक्कत भी हो सकता है, इसीलिए आप लोग को एक दूसरा चैनल मिलेगा, तो आप लोग उससे जुड़ जाइएगा, है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ये चैनल कुछ दिन बाद बंद भी हो सकता है ना, फिर क्लास आपको उसी चैनल पर चलेगा आपका, ठीक है, वो भी आपका कैरियर परिवार के नाम से ही आपका रहेगा, है ना, CAREER, कैरियर परिवार, PARIWAR, ठीक है, इसी नाम से रहेगा आपका, है ना, कैरियर परिवार के ही नाम से रहेगा, और कैरियर परिवार वो आपका 2 रहेगा आपका, ठीक है, कैरियर परिवार 2 रहेगा, ये आपका फर्स्ट रहेगा, ये आपका समाप्त भी हो सकता है, या फिर कैरियर परिवार अभी बनाए नहीं है ना, वो आपको मिल जाएगा। प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये तो 41 हो गया था ना, चलते हैं 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सी विदेशी यात्री भारत आया था। बहुत दुख की बात है कि इतना मेहनत किए आप लोग और पता नहीं क्या दिक्कत इसमें आ गया है, समझ में हमको खुद नहीं आ रहा है ना, यूट्यूब के द्वारा मैसेज आया है, अब देखिए क्या होता है। शाहजहां के शासनकाल में कौन सी विदेशी यात्री भारत आया था आपका, है ना, तो 42 का क्या हो जाएगा, तो शाहजहां, है ना, हम लोग पढ़े थे शाहजहां के शासनकाल में जो विदेशी यात्री आया था उसका नाम था आपका मनुची। क्या नाम था उसका, उसका नाम था दोस्तों मनुची, और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है जी, मनुची आया था शाहजहां के शासनकाल में भारत आपका। मनुची जो था दोस्तों ये दारा सिकोह के सेना में तोपची था आपका, है ना, ध्यान रखना है। विलियम हॉकिंस के बारे में पूछा जाता है कि विलियम हॉकिंस जो था ये किसके दरबार में आया था, तो विलियम हॉकिंस जो आया था ये जहांगीर के दरबार में आया था, और ये कब आया था, तो 1608 ईस्वी में आया था दोस्तों सूरत में, है ना, 1608 में आया था सूरत, और 1609 ईस्वी में ये जहांगीर से दरबार में आपका मिलने गया था आपका। टॉमस रो जो आया था दोस्तों ये भी किसके दरबार में आया था, तो ये भी जहांगीर के दरबार में आया था टॉमस रो। कब आया था टॉमस रो, तो 1615 ईस्वी में आया था आपको सर टॉमस रो आपका, ठीक है, सर टॉमस रो आया था, है ना। हॉकिंस और टॉमस रो जो आया था दोस्तों ये सम्राट जेम्स प्रथम का व्यापारिक दूत बनकर के भारत आया था आपका, ठीक है, याद रखिएगा आपका। और इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता जो आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, 1333 ईस्वी में आया था, ये मोरक्को का यात्री था, है ना, इब्न बतूता। और इसकी एक महत्वपूर्ण जो पुस्तक है रेहला, ये भी आपको पूछा जाता है ना, रेहला जो है ना आपका यात्रा वृत्तांत है, अपने यात्रा में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे आया, क्या क्या देखा, ये सारा आपका वृत्तांत किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दे दिया था। शिवाजी दोस्तों जो मराठा शासक थे आपका, है ना, इन्होंने मुगल को 3/4 जो राज्य दे दिया था वो पुरंदर की संधि हुई थी, है ना। पुरंदर की संधि होती है आपको 1665 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा, पुरंदर की संधि होती है 1665 में, और अपना 3/4 जो राज्य था वो किसको दे देता है, तो मुगलों को दे देता है दोस्तों, ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 44 नंबर। प्रश्न है कि प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य पर कहां से प्राप्त हुआ है। सोच लीजिए दोस्तों, एक ही खेत में मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में भी, है ना, जैसे हम लोग के खेत में क्या होता है कि एक ही खेत में, है ना, 2-2 फसल हम लोग उगा लेते हैं, है ना, उसी प्रकार से वहां भी किया गया था आपका, ठीक है। तो वो था जगह आपका कालीबंगा, है ना, वो जगह कौन था, कालीबंगा की खुदाई में दोस्तों ऐसा प्राप्त हुआ है आपका, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा जो है ये आपको राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है, ध्यान रखना है आपका, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। प्रश्न है कि किसके अनुसार मौर्य के शासन काल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था ना। जहाज रानी यानी कि जो पानी वाले जहाज होते हैं उस समय मौर्य शासक में बहुत विकसित था, ऐसा बात नहीं है ना। उस समय भी पानी वाले जहाज पर लोग यात्रा करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और आपका व्यापार भी करते थे। तो जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था दोस्तों, किसके अनुसार कह रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य कौन था तो आपको पता ही होगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का ये आपका प्रधानमंत्री था कौटिल्य, इसी को विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य भी इसी को कहते हैं ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दोस्तों बताइए, किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वो आपका क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा आपका अध्यक्षीय प्रणाली में आपका, है ना, अध्यक्षात्मक प्रणाली में। देखिए अध्यक्षात्मक प्रणाली और आपका संसदीय प्रणाली, दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोस्तों ये कौन कौन से देश में अभी लागू है, जैसे कि महत्वपूर्ण देश हमारा अमेरिका है, ब्राजील है, रूस है, श्रीलंका है। तो यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि सारा जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है ना, मेन जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, है ना। लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें सारा अधिकार प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में नाम मात्र का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा आपका। ठीक है, अब जैसे कि अध्यक्षीय संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ कहाँ है, तो जैसे ब्रिटेन है, भारत है, जापान है, कनाडा है ना। तो इन सभी देशों में संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम मात्र अधिकार होता है ना, लेकिन सारा अधिकार होता है प्रधानमंत्री का आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47 नंबर। 47 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी। देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होती है दोस्तों वो होती है आपका 24 जनवरी 1905, है ना। हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, है ना। और उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को अंतिम बैठक होती है आपकी। यहाँ से देखिए मैं 3-4 फैक्ट आप लोग को बताने वाला हूँ, है ना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, याद रखना है। 24 जनवरी 1950, है ना। 24 जनवरी 1950 जो है वही डेट है दोस्तों, है ना। 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, है ना। 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन, ये दोनों को अपनाया गया था। याद रखिएगा कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को, है ना। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान आपका प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे भारत का राजेंद्र प्रसाद, वो 24 जनवरी 1950 को ही बने थे। और क्या याद रखना है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा झंडा है, इसको कब अपनाया गया था तो नोट कर लेना है 24 जुलाई, है ना। 24 जुलाई 1947 को, ठीक है, 24 जुलाई 1947 को दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946, जी हाँ 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है दोस्तों, तो उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था, तो संसद का प्रथम अधिवेशन जो प्रारंभ हुआ था वो 13 मई 1952 को, ठीक है, 13 मई 1952 को प्रथम अधिवेशन प्रारंभ होता है संसद का आपका, है ना। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो बताए गए वो आप नोट करना है, ये आपको बार बार पूछा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया है, बताइए दोस्तों, बताइए। तो क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा अटपटा है आपका, है ना। देखिए आयरलैंड से हम लोग लिए हैं नीति निदेशक तत्व, लेकिन नीति निदेशक तत्व आयरलैंड भी कहीं से लिया है ना। तो आयरलैंड कहाँ से लिया है, स्पेन से लिया है, जी हाँ। आयरलैंड जो नीति निदेशक लिया है वो स्पेन से लिया है, और हम लोग कहाँ से लिए हैं तो आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, तो पहले स्पेन, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद भारत, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए, तो जो हमारा नीति निदेशक तत्व है वो आपका स्पेन हो जाएगा। आयरलैंड कहाँ से लिया है तो स्पेन से लिया है। नीति निदेशक तत्व जो हमारा है वो अनुच्छेद कितने में है तो 36 से लेकर के 51 में है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। और भाग कितने में है तो भाग आपका 4 में इसका वर्णन किया गया है।
चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हाँ, नीति निर्देशक तत्व से देखिए एक सवाल पूछा जाता है, और जैसे कि अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? हृदय एवं आत्मा। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा है, ये भी सवाल बनता है। जैसे कि अनुच्छेद 32 को इन्होंने कहा कि आपका हृदय एवं आत्मा, है ना, भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा अनुच्छेद 32 को, है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो नीति निर्देशक तत्व को इन्होंने क्या कहा, ये सवाल बनता है। तो नीति निर्देशक तत्व को इन्होंने कहा है अनोखा विश्लेषण। क्या कहा है? नोट कर लीजिएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अनोखा विशेषता दोस्तों, अनोखा विशेषता इन्होंने कहा है आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर बी एन राव जो थे, उन्होंने नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा है? तो बी एन राव के द्वारा निर्देशक तत्वों को राज्य प्रतिनिधियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारतीय सिविल सेवा जो शुरू किया गया था, ये किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल था, उन्होंने ही दोस्तों शुरू किया था भारत में सिविल सेवा। अगला प्रश्न आपका यही है ना, अगला प्रश्न यही है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के वायसराय के काल में शुरू हुआ था? तो वो था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है, कॉर्नवालिस महोदय, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लगाया था दोस्तों 1793 ईस्वी में, है ना। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस ही लाया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी क्या किया था? तो डलहौजी, है ना, तो डलहौजी किया था दोस्तों हड़प नीति, है ना। क्या किया था? हड़प नीति किया था डलहौजी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, डलहौजी हड़प नीति। करजन की तुलना गोखले ने औरंगजेब से किया था, याद रखिएगा, करजन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने किससे किया था? तो औरंगजेब से किया था। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना है, सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब दोस्तों? 1829 ईस्वी में, और राजा राम मोहन राय के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसको कहते हैं? तो लॉर्ड मैकाले, है ना। लॉर्ड मैकाले जो हैं, ये अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं भारत में, लॉर्ड मैकाले, है ना। भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे? तो भारत के प्रथम आईसीएस जो थे, वो थे आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1864 ईस्वी में, ठीक है जी। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन को जो अब गैट के स्थान पर मुख्यालय कहाँ स्थित है? गैट के स्थान पर, है ना, विश्व व्यापार संगठन को अब क्या कहते हैं? गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन आया दोस्तों, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। इसका पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगा हमारे नंबर 7857824310। फार्म भराना शुरू हो गया है ना। आज का पेपर आप लोग देखे होंगे कि कल से फार्म भराना शुरू हो गया है, और अभी टोटल कल 500 लोग फॉर्म भरे थे, है ना। कल दोस्तों टोटल 500 लोग फॉर्म भरे थे। आज संख्या इसकी थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। कल टोटल 500 फॉर्म भराया था। फॉर्म तो 1000 लगता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था जिसमें 500 लोगों ने पूरा प्रक्रिया को किया था, 400-500 लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो फार्म भराना शुरू हो गया है। आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर करके फटाफट भरते जाइएगा, है ना, लेट नहीं करना है। चलिए जी, तो 7857824310 ये हमारा नंबर है, और इसमें जुड़ने के लिए मात्र 499 का चार्ज है। आपको सारा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। आप बताइए कि विश्व व्यापार संगठन जो है ये गेट के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो है आपका जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। गैट, GATT, जी हाँ, पहले इसको नाम से जानते थे, गैट के नाम से जानते थे दोस्तों आपको, WTO को। गैट की स्थापना कब होती है? तो 30 अक्टूबर, है ना, 30 अक्टूबर दोस्तों आपका 1947 को गैट की स्थापना होती है आपकी, ठीक है। गैट को अब दोस्तों WTO में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। कब से? तो 1 जनवरी 1995 से आपका, ठीक है, याद रखिएगा। WTO जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सर्वोच्च संस्था है दोस्तों आपका व्यापार का। WTO का 164वां देश कौन सा है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो WTO का जो 164वां देश है वो है आपका हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है आपका, ठीक है। तो 164वां देश है आपका अफगानिस्तान आपका। तो ये रहा दोस्तों आज का
टेस्ट आपको कैसा लगा आप बताइएगा, अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। और हमारा जो चैनल है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गया है, आपको इसके लिए एक दूसरा चैनल मिल जाएगा, तो आप लोग उससे चैनल से जुड़ जाइएगा, है ना। प्यार बनाए रखिएगा, कुछ बहुत ज़्यादा संकट आ गया है विपद, तो आप ही लोग हेल्प कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और तैयारी आप लोग का रुकने वाला नहीं है, ये मत सोचिएगा कि हमारा तैयारी गड़बड़ होगा। 1% 0% भी आप लोग का तैयारी खराब नहीं होगा, है ना। क्लास आप लोग की चलते रहेगी और तैयारी आपकी चलती रहेगी, है ना। चलिए जी, तो ये रहा आज का टेस्ट, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप में। ये हमारा रहा व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर 499, इसमें आपको 1 टाइम पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, है ना। जो लोग भी पे करेंगे इस नंबर पे ऑनलाइन, तो ये हमारा व्हाट्सएप है, इस पर आप लोग स्क्रीनशॉट अपना भेज देना है, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए और आपको सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। फार्म भराना शुरू हो गया है, आप लोग अपना फॉर्म को डाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा बताना है, अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। और आज हो गया आपका टेस्ट नंबर आपका 35। आज जो रात में क्लास होगी ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज रात में 9 PM से आपकी, ठीक है। 9 PM से जो क्लास होगी दोस्तों, वो आपकी क्लास होगी आपका NCERT क्लास 9 आपका हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 रूस की क्रांति, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और वहाँ से आपको लगभग दोस्तों आज 80 से 90 सवाल हम तैयार किए हैं, बहुत मेहनत लगा है, तो 80 से 90 सवाल आप लोग को करवाएंगे रात वाला क्लास से। एक भी सवाल आपको वहाँ से एग्जाम से फिर नहीं छूटने वाला है ना। और मेन जो आप लोग का पूछेगा वो 9-10 से ही आप लोग को पूछेगा, 80% सवाल, है ना। कुछ कुछ सवाल अपर लेवल का रहेगा, है ना, लेकिन ज़्यादा जो सवाल रहेगा वो 9-10 से रहेगा। तो 9-10 आप लोग ज़्यादा कंप्लीट करना है ना। अच्छे से पढ़ना है, बुक को भी पढ़ना है समय मिले तो, अन्यथा क्वेश्चन आप और टेस्ट वगैरह आप लोग को लगाते रहना है, ठीक है। चलिए, और ये NCERT SCERT हमारे यहाँ बेस्ट रहेगा, है ना। दोनों से आपको बेस्ट से, दोनों से संबंधित आपका सवाल यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। और जो आप लोग को बताए हैं उस पर थोड़ा सा गौर करना है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।